सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए फर्स्ट ईयर की हमारी प्रथम क्लास है, पहली क्लास है। और आज इस क्लास में आपका जो सिलेबस रहेगा इस सेमेस्टर का, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसी को लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बीए प्रथम वर्ष में जो इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिंदी का जो आपका सिलेबस रहेगा, उसमें यदि टेक्स्ट बुक की बात करी जाए तो उसके अंदर आपके जो हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके जो भक्ति काल के कवि हैं, प्रमुख जो कवि हैं, संत काव्य के जो प्रमुख कवि हैं, कबीर जी के अध्ययन करेंगे। हम कबीर जी के दोहों का अध्ययन करेंगे, कबीर जी के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि जिन्होंने कृष्ण भक्ति को एक हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा जो स्थान दिलवाया है, सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो आंखों के अंधे होते हुए भी उन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं पर इतनी गहराई के साथ, इतनी तल्लीनता के साथ इस ढंग से वर्णन किया है जैसे कि एक माँ भी अपने बच्चे के हम कह सकते हैं कि उन क्रियाओं को नहीं देखती जो अंधे सूरदास ने बिना आंखों के ही भगवान श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का चित्रण किया है। तो सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यदि बात की जाए तुलसीदास जी, जो रामभक्ति काव्य धारा से, जिन्होंने तुलसीदास जी का नाम आपने पहले ही सुना होगा, जो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे हम आपके इस सेमेस्टर में। इसके अलावा आपने पहले भी सुना होगा बिहारी लाल जी के दोहों का अध्ययन किया जाएगा। बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के रीति काल के ऐसे प्रसिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। तो ऐसे कवि ये रीति सिद्ध कवि हैं और ऐसे कवि जिन्होंने केवल एक रचना रची और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कवि बन गए। इन बिहारी लाल जी का भी हम अध्ययन करेंगे। मीराबाई बहुत ही महान कवयित्री, एक अच्छी संगीतज्ञ भी थी मीराबाई जी। तो राजस्थान में पैदा हुई वो लड़की उस जमाने में, यानी कि जिनका जन्म हम 1498 में स्वीकार करते हैं, 1498 में पैदा हुई, उस राजस्थान के उस दौर में एक राजघराने में पैदा हुई जो बहुत बड़े महान संतों के रूप में जिनको याद किया जाता है। मीराबाई जो कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, कृष्ण को अपना पति के रूप में जिसने आराधना की है, उस मीराबाई जी के द्वारा लिखे गए पदों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा रसखान जी जो रीतिकार के लिए प्रसिद्ध कवि, बहुत ही ये भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्त ही माने जाते हैं, रीतिकालीन कवि हैं। रसखान जी का हम अध्ययन करेंगे। इन कवियों के अध्ययन के साथ साथ इसके अलावा बात की जाए धनानंद जी, ये भी रीतिकार के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ये रीतिकार के हैं, ये सभी भक्तिकाल के हैं और ये भी भक्तिकाल से भी जुड़ी हुई हैं। तो इन 7 कवियों का अध्ययन करेंगे हम आपके इस सेमेस्टर के अंदर। इसके अलावा यदि बात की जाए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो आदिकालीन साहित्य है, देखो मुझे अभी तक आपने जो क्लासों के अंदर प्रश्नों का जो सिलेबस उसमें पढ़ाया था, आपने इतिहास का अध्ययन नहीं किया, लेकिन बीए में आपका जो विषय वस्तु रहेगी उसके अंदर आपका इतिहास भी आएगा। देखो इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है किसी भी समय का बिल्कुल एक क्रमानुसार ढंग से, एक क्रम के अनुसार इतिहास की बीती हुई परिस्थितियों का, बीती हुई प्रवृत्तियों का, बीती हुई स्थितियों का एक ब्यौरेवार चित्रण होता है उसके अंदर। अब हम किसका इतिहास पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का, यानी कि हिंदी भाषा जो है वो कब से किस ढंग से कौन सी प्रमुख रचनाएं रची गई हैं, उसके बारे में इसके अंदर चित्रण किया जाएगा कि आदिकालीन साहित्य क्या होता है। क्योंकि देखो
भाषा का जो आगमन हुआ है वो लगभग 1000 के आसपास हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा के विकास से पहले, यानी कि हिंदी भाषा जहाँ से निकली है उससे पहले तो कोई भाषा भी आपने सुना होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। हिंदी के प्राध्यापक ने जब भी आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा कि हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत मानी जाती है। अब संस्कृत का स्वरूप बदलते बदलते हिंदी भाषा कैसे आई थी उसका हम एक क्रम के अनुसार किन किन परिस्थितियों में अब लिखते रहे कवि और वो चलते रहे, यहाँ से संसार से अलविदा लेते रहे, लेकिन किसी ने भी उन पुस्तकों को इकट्ठा करने की नहीं सोची। उसके बारे में प्रयास किया एक बहुत दूर बैठे थे फ्रांस देश के अंदर एक फ्रेंच भाषा के राइटर थे गार्शा दा ताशी। गार्शा दा ताशी नाम का एक महान व्यक्ति जो फ्रांस देश में बैठा हुआ फ्रेंच भाषा का लेखक है, उसके दिमाग में आया कि जो हिंदी भाषा का इतिहास है, लोग तो लिखते जा रहे और जाते जा रहे, किसी ने उसको कलेक्ट नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, कोई इतिहास नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले उस फ्रांस के व्यक्ति के द्वारा फ्रेंच भाषा के अंदर, कितने आश्चर्य की बात है, लिखा किस भाषा के बारे में जा रहा है, हिंदी भाषा में। लिखने वाला कौन है, दूर फ्रांस में बैठा हुआ फ्रेंच भाषा की जो ज्ञाता है गार्शा दा ताशी के द्वारा हिंदी भाषा का प्रथम प्रयास किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन कार्य का। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के ग्रियर्सन ने लिखा अंग्रेजी भाषा के अंदर हिंदी भाषा का इतिहास। तो हम इन कवियों के बारे में, यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसको कब कैसे ने लिखने का किसने प्रयास किया, कब प्रयास किया, जैसे उन्होंने प्रयास किया था 1847 में, सबसे पहला प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो 1847 में इस व्यक्ति के द्वारा ये पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सोचा गार्शा दा ताशी ने, और इन्होंने सबसे पहले लिखा। उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर किसी दूसरे ने शुरुआत की, फिर किसी तीसरे ने की, मिशर बंधुओं ने की, फिर तो बहुत सारे लोगों ने की, मिशर बंधुओं ने भी की, उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी की है। उसके बाद तो रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत अच्छा इतिहास लिखा है। लेकिन हम उनका एक ब्यौरेवार अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर कि किस किस ने किस ढंग से लिखने का प्रयास किया। किसी ने मतलब कवियों का जन्म के अनुसार लिखना शुरू किया, यानी कि काल के अनुसार लेखन कार्य किया कि सबसे पहले इस कवि का जन्म हुआ था, जैसे कबीरदास जी का जन्म हुआ है 1398 में। तो उन्होंने कहा कि 1398 में जो कवि पैदा हुए थे उस समय पर इस ढंग से हमें लिखना चाहिए, इस ढंग से लिखने का शुरुआत किया। दूसरे ने कहा कि जैसे ये भी भक्तिकाल के कवि है, ये भी भक्तिकाल के कवि है, ये भी भक्तिकाल के कवि है, ये भक्ति के बारे में सारे लिखने वाले से पहले इनका वर्णन करो, फिर इनका वर्णन करो जो नीति के बारे में लिख रही है। तो किस किस ढंग से कब प्रयास किया, इन विषयों का अध्ययन किया जाएगा आपके इस सेमेस्टर में। उसके बाद यदि बात की जाए आदिकालीन परिस्थितियां, आदिकालीन परिस्थितियों का मतलब, आदि का मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत कहां से हुई है, आदिकाल जो था। फिर इस इतिहास को लिखने के पश्चात उसको भाग बनाए गए। भाग का मतलब जैसे आपने इतिहास को पढ़ा होगा, प्राक इतिहास काल, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, इस प्रकार से आपने पढ़ा है ना। तो इसी प्रकार से हिंदी भाषा का जो इतिहास लिखा गया उसको भी भागों में डिवाइड किया गया, और उस भागों में डिवाइड करके जो सबसे पहला काल था उसको नाम दिया गया आदिकाल। तो इस आदिकाल में की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, इसके साथ साथ इसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रवृत्तियां शब्द जो है, प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे इसके अंदर आपके सेमेस्टर में। प्रवृत्तियां होती हैं विशेषताएं, विशेषताओं से मतलब होती है कि जो लेखन कार्य किया गया है, जो कवियों के द्वारा लिखा गया है, जो उस समय के कवि थे, उन्होंने किस किस विषय को उठाया, किस किस विषय के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी, किस किस विषय के ऊपर अपनी जो लेखनी है वो चलाई है। उसमें राजाओं की प्रशंसा की गई है, या उसमें नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन किया है, या उसमें तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है, या समाज की समस्याओं का चित्रण किया गया है, या आम व्यक्ति की जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण किया गया है, या प्रकृति की जो सुंदरता है उसका चित्रण किया गया है। किस प्रकार का काव्य लिखा गया, उसमें छंदों को किस ढंग से, छंद से युक्त रचना लिखी गई थी या छंद मुक्त लिखी गई थी, उसमें किस रस का ज्यादा प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया गया है, किस भाषा के अंदर लिखा गया है, ब्रज है, अवधी है, फारसी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, किन किन विषयों को चयन किया गया है, इसके विषय में
हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में। आगे यदि बात की जाए प्रवृत्तियों के बाद, नहीं भैया मेरी नहीं है, उसके बाद है रासो काव्य। रासो काव्य का मतलब है, क्षमा चाहती हूँ डिस्टर्बेंस के लिए, कोई आके बाहर से पूछ रहा था। उसके बाद है रासो काव्य। रासो काव्य का मतलब है एक प्रकार की कुछ रचनाएं लिखी गई है, वो आपको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे पता भी चलेगा, जैसे पृथ्वीराज रासो है, विशलदेव रासो है, इस प्रकार की कुछ रचनाएं रची गई है। तो रासो काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में भी चर्चा की गई। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की हमने बात की, किस विषय की बात है। इसके अलावा उसमें क्या आएगा, आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा की जाएगी। आदिकालीन परिस्थितियों की बात की जाए तो उस समय पर इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि आदिकाल जो है वो कब से लेकर कब तक का माना गया है। यानी कि यदि मैं आपको कम से कम शब्दों में बताना चाहूँ तो 1050 से लेकर जो 1375 तक का जो समय था, संवत, इसके अनुसार संवत के अनुसार, सन नहीं है संवत, 1050 से 1375 से संवत तक का जो समय था, उस समय के दौरान हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर उस समय के दौरान राजनीतिक परिस्थितियां, देश का जो राजनीतिक माहौल था, कौन या कैसे यहाँ पर सरकारें थी, सरकार यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि हमारा देश तो स्वतंत्र ही कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। तो अगर देखें हम 1050 के आसपास राजाओं का शासन था यहाँ पर, तो राजाओं का शासन, किन राजाओं का शासन था, हिंदू थे, मुस्लिम थे, किस प्रकार के यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका वर्णन किया जाएगा। बात की जाए धार्मिक परिस्थितियों में कौन कौन से धर्मों का यहाँ पर मतलब ज्यादा प्रेफर किया जाता था, यहाँ पर बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, वैष्णव धर्म था, सनातन धर्म था, किस किस धर्म की क्या क्या परिस्थितियां थी, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक जो वर्ग था कि आपस में सभी प्यार से रहते थे, उनका पहनावा क्या था, उनका खान पान क्या था, उनके धर्म क्या थे, उनकी सभ्यता क्या थी, उनकी परंपराएं क्या थी, इस विषय में अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक रूप से कैसे थे, बहुत अमीर थे, बहुत गरीब थे, सभी मिडिल क्लास लोग थे, कि क्या क्या उनके इनकम के सोर्स थे, किस तरह से लोग अपने घर को चलाते थे, उनकी जीविका के साधन क्या क्या थे, इस विषय पर भी अध्ययन किया जाएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर उनके लिखने की शैली का, किस किस शैली में लिखा गया है, किन किन विषयों को उठाया गया है, उस समय की परिस्थितियां क्या रही है, उस समय का जो दौर था कब से कब तक का था, और किस किसने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन कार्य किया वो किसने किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो इतिहास लिखा था वो वारसा दत्तासी ने लिखा था। उसके बाद यदि हिंदी में ही बात करें तो जैसे शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। तो इस प्रकार से इन बातों की भी हम चर्चा करेंगे। आपको एकदम से बोझी लगेगी ये बातें, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम विषयों को पढ़ते चलेंगे आपकी सब बातें समझ में आती जाएगी। आज तो ये हल्की सी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सके कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद यदि बात की जाए हिंदी के सिलेबस में इसके अलावा क्या पढ़ा जाएगा, इसके अलावा पढ़ा जाएगा काव्य शास्त्र। अभी तक सीधे तौर पर आपको यही बताया गया होगा फर्स्ट की क्लास तक कि काव्य शास्त्र होता क्या है। आपने इसके अंदर जो बातें आती है आपको सबको पता है। इसके अंदर अलंकार आएंगे, अलंकार सबको पता है, अनुप्रास अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, ये सारे आपको पता है। मानवीकरण अलंकार होता है, प्रश्न अलंकार होता है, इसी प्रकार से आपको सभी आते होंगे ये अलंकार, अलंकारों की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा काव्य शास्त्र के अंदर आपको अलंकार पढ़ाए जाएंगे, रस पढ़ाए जाएंगे। रस भी आपको पता है, वीर रस होता है, शांत रस होता है, इन सारे श्रृंगार रस होता है, वात्सल्य रस होता है, ये सारी बातें आपको पता है। तो रस की चर्चा बताई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि रस के अंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, किस प्रकार से रस पैदा होते हैं। जब आप पढ़ोगे ना इन बातों को, जब आप सीख जाओगे, रस हम आपको बताएंगे तो आपको अनुभव भी होंगे। जैसे कोई कविता पढ़ते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे 15 अगस्त के दिन हाँ हम खड़े हैं स्टेज के ऊपर और स्टेज के ऊपर पढ़ी जा रही है, देशभक्ति से भरी हुई कोई कविता पढ़ी जा रही है, तो हमारे यहाँ ना रोंगटे से खड़े होते हैं, हमारे दिल में ना एक ओज गुण पैदा हो जाता है, वीर रस पैदा हो जाता है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो वो बातें जब आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी ना, फिर आपके दिमाग में, दिल में वो रस भी पैदा होते हैं, फिर आप एक अच्छे वक्ता भी बन जाओगे, एक अच्छे श्रोता भी बन जाओगे। जैसे कई बार कई कुछ जो लड़कियां होती हैं वो टीवी देखते हैं ना, कईयों के आंखों में आंसू आते हैं, अगर कोई सीन ऐसा आ जाए ना तो कभी कईयों के आंखों में आंसू आते हैं। इसका कारण क्या है, वो पूरे दिल से ना
सीरियल को देख रही है और जैसे जैसे वो दर्शक वो जो भूमिका प्ले करने वाले जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, उनके जैसे उनके जगह वो अपने आप से जोड़ के इतना गहराई में डूब जाती है, उसके दिल में वही रस पैदा होता है, कर्म रस पैदा होता है, वो साथ में होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये रस पैदा क्यों होते हैं, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, कौन कौन से इसके तत्व होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन्हीं के काव्य शास्त्र के अंदर हम पढ़ेंगे अलंकारों को, अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए रस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो गुण होते हैं, काव्य गुण भी होते हैं ना, आपने सुना होगा ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनके बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम शब्द शक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि शब्द शक्तियां कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किसने कौन सी मानी है, इन सब के बारे में बड़े ही गहराई से चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि जो आपका प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, वो आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने बताए हैं ये है आपके टेक्स्ट बुक की जो कवि है, इन कवियों के बारे में पढ़ेंगे 3 बार आपके सिलेबस के। इनके कबीरदास जी के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने प्लस 1 क्लास में भी पढ़ा होगा, सूरदास ने आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी के बारे में भी पढ़ा है, इसके कुछ लिखा है। बिहारी दास जी के बारे में अगर नहीं पढ़ना सुना जरूर होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, रीतिकाल के कवि है, केवल एक रचना लिखने वाले पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध होने वाले कवि है बिहारी दास जी। मीराबाई के बारे में आप जरूर जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी यूं कह सकते हो कि बहुत बड़ी भगत थी मीराबाई जी। रसखान जी, धनानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बात की जाए आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने प्रयास किया सबसे पहले लिखने का, किस किसने लिखा, किस उसका काल विभाजन कैसे किया गया, पाठ किस प्रकार के बनाएंगे, कितने से कितने समय का वर्णन किया गया, किन किन परिस्थितियों का वर्णन किया गया, यानी कि आधुनिक उसकी धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक परिस्थिति। उसके बाद प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे, प्रवृत्तियों का मतलब विशेषताओं का, कि किन किन मुख्य विषय, मुख्य केंद्र बिंदु में क्या रहे, किन किन विषयों के ऊपर लेखन कार्य किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद बात की जाए तीसरा जो आपका पाठ रहेगा काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र के अंदर हम अलंकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, प्रास अलंकार कौन सा होता है, यमक कौन सा होता है, रूपक कौन सा होता है, मानकरण कौन सा होता है, अतिशयोक्ति कौन सा होता है, इन सब के बारे में पूरी गहराई से चर्चा करेंगे। रस कितने होते हैं, 9 रस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसके कारण कौन सा रस पैदा होता है, इसके तत्व क्या क्या होते हैं, किसमें रस पैदा होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, रस के पैदा होने का कारण क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि बात की जाए गुण के बारे में, तो गुणों की चर्चा की जाएगी। गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं, प्रसाद गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है, तो इन गुणों की चर्चा की जाएगी। और शब्द शक्तियों की चर्चा की जाएगी कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। आशा करती हूँ कि आपको इस सिलेबस से जुड़ी हुई कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाइए, जब भी ऑडियो वीडियो बनाया जाए तो ध्यान से सुने। और फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है तो ग्रुप के अंदर हमारा नंबर दिया हुआ होगा, आप उनके पर्सनल नंबर पर आप फोन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।